अगला टॉपिक जो रहेगा अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणों की तुलना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने एकदम मतलब शॉर्टकट में ऐसे आपको बता दिया है, बना दिया है। अब इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, और ये आप इतना ही बस खाली ध्यान रखिए। इससे आपका चाहे कोई बहुविकल्पीय प्रश्न इससे संबंधित आता है और चाहे कोई आपका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बोल देता है कि इसके गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। बस खाली ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने एकदम शॉर्टकट में। कैसे कैसे क्या क्या करना है वो आप देखिए। जैसे प्रकृति की अगर हम बात करें तो अल्फा कण की जो प्रकृति होती है उसको हम मतलब कहने का ये कि अल्फा कण जो हीलियम नाभिक के बराबर होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक आप अगर कहो तो 2 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, हीलियम नाभिक इस तरह से इसको हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं से आप निकाल सकते हो इसका द्रव्यमान कि मतलब हीलियम या अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आप देखिए इसमें 4 मतलब इसमें न्यूक्लियंस है और मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि एक न्यूक्लियंस का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 1.67 × 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक, और अगर इसमें 4 न्यूक्लियन है तो सिंपल सा एकदम 4 से इसी में गुणा कर दो तो ये आपका अल्फा कण का क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा कण जो है इनको वास्तव में जो होते हैं अल्फा कण इनको हीलियम नाभिक के बराबर होता है और इसको इसी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक, अगर बीटा कण की प्रकृति की बात करें तो ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीव्रगामी का मतलब बहुत तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो कैथोड रे होता है, कैथोड रे जो होता है यानी कैथोड किरण जो होती है उससे बस खाली इसी मामले में डिफरेंट भी हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं। कैथोड रे की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा इनकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, और रही बात इनको रिप्रेजेंट करने की, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी तरह से इनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। और इन पर जो चलिए ठीक है, और चार्ज की बात तो इस कॉलम में हम करेंगे। और दूसरा है गामा किरण की बात करें तो गामा किरण वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया था तो उसमें ये भी मैंने दिखाया था कि किसी एक रेंज के लिए जो है यानी लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपको ये भी प्राप्त होता है, गामा किरण प्राप्त होती है इतनी वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो गामा किरणें वास्तव में फोटान होते हैं, इनकी एनर्जी hν होती है, आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि प्रत्येक फोटान की एनर्जी hν होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब आवेश की अगर हम बात करें तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव आवेश होता है, मतलब अगर इसकी चार्ज की बात करें तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज हो जाता है इस पर। और इस पर अगर मैं बात करूं तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज इस पर होता है बीटा कण पर। गामा किरण पर तो ये बिल्कुल भी आवेश रहित होती है, यानी इस पर शून्य चार्ज होता है। वेग की अगर हम बात करें तो वेग जो होता है वो अल्फा कणों का वेग जो है लगभग जो प्रकाश का वेग यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी से 10 को भाग कर दो तो यानी ये आपको मिलेगा 10वें भाग, प्रकाश के वेग के 10वें भाग के बराबर होता है। और बीटा कणों का जो वेग है इसको बात करो तो बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1% से लेकर के 99% के बीच में होता है। मतलब कहने का ये बीटा कणों का जो वेग होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, मतलब निश्चित नहीं है। किसी बीटा कण का वेग 0 भी हो सकता है, किसी का प्रकाश के वेग के लगभग 99% के बराबर हो सकता है और किसी का लगभग 1% के बराबर हो सकता है। तो डिफरेंट बीटा कण का जो है वेग अलग अलग होता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो सी होता है, सी का वेग वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सॉरी, जो गामा किरण है, गामा किरण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, यानी यहाँ पर कह सकते हो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट होता है। यहाँ पर किसी बीटा कण का लगभग में उसी कोट में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गामा किरणें होती हैं इनका तो एग्जैक्टली प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर है वायु में परास। तो वायु में परास का मतलब यह है कि अगर ये अल्फा कण और बीटा कण गामा किरणों को वायु में अगर ऐसे छोड़ दिया जाता है तो कितनी दूरी तक जा पाती हैं, कितनी दूरी तक इनकी क्षमता है कि वहां तक वो चली जाती हैं। वायु में परास का तात्पर्य यही है।
ठीक है, कि वायु में वो कितनी दूरी तक चल पाती हैं। तो वायु में चलने की अगर हम बात करें, वायु में परास की बात करें, तो अल्फा कणों की परास जो होती है वो लगभग 2.7 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये निश्चित ये भी नहीं होता है। निश्चित ना होने का मतलब जैसे यूरेनियम का जो अल्फा कण निकलता है उसका लगभग इतना होता है, थोरियम का जो अल्फा कण निकलता है उसका 8.7 सेंटीमीटर नियर अबाउट में होता है। तो मतलब कि इतना जब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा कण निकलने के बाद में 2.7 सेंटीमीटर दूरी तक जा पाएगा यूरेनियम वाले का, और यूरेनियम वाले का अल्फा कण, और थोरियम का अल्फा कण जो है वायु में 8.7 सेंटीमीटर दूरी तक चला जा सकता है। उसके बाद ये अपना खत्म हो जाता है ना, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे मतलब कहने का अलग अलग रेडियो एक्टिव परमाणुओं के लिए आपका ये अलग अलग होता है, तो ये कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, बीटा कणों के लिए भी ये चीज़ निश्चित नहीं होती है कि वायु में वो कितनी दूरी तक जा पाएंगे, ज़्यादा दूर तक भी जा सकते हैं, बहुत कम दूरी तक भी जा सकते हैं। और गामा किरणों के लिए भी ये चीज़ निश्चित नहीं है, ठीक है। आयनीकरण की बात करें तो आयनीकरण जो होता है, आयनीकरण जो अल्फा कण होते हैं ये गैसों को सर्वाधिक आयनित करते हैं। आयनीकरण करने का मतलब ये हो गया कि ये जाएंगे उस परमाणु से टकराएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या करेंगे, ये जाएंगे किसी परमाणु से जाकर, चाहे गैस का कोई परमाणु हो या कोई और परमाणु हो, वहाँ उससे टकराएंगे और वहाँ के उसके मतलब कक्षा से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकल जाता है तो वो आयन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसी को कहते हैं आयनीकरण, गैसों को आयनीकरण करने। तो सबसे ज़्यादा आयनित करने की जो क्षमता रखते हैं वह है आपका, देखो मैंने यहाँ पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपका क्रम लिखा हुआ है, अल्फा कण और बीटा कण और गामा किरणों का, कि सबसे ज़्यादा कौन किसकी आयनन क्षमता होती है ना। तो आयनीकरण सबसे ज़्यादा कौन करता है, अल्फा कण, उसके बाद बीटा, और सबसे कम जो करता है वो गामा करता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा वो है वेधन क्षमता। तो वेधन क्षमता का मतलब होता है कि किसी जो आपके पास कोई पृष्ठ हो, जैसे लोहे की चादर हो, धातु और कोई चादर हो, तो उसको छेद करके निकल जाना, ठीक है, आर पार कर जाना, तो उसी को कहते हैं वेधन क्षमता। पेनिट्रेसिंग पावर होती है और आपका ये वेधन क्षमता। अब इसमें जो है, इसमें किसकी ज़्यादा होती है, तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की, उसके बाद में होती है बीटा किरणों की, और सबसे कम होती है आपका अल्फा किरणों की। हमने एक आंकड़ा भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गामा किरणें की वेधन क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर की ये 30 सेंटीमीटर की लोहे की ये चादर को भी आर पार कर सकती हैं। तो बहुत खतरनाक किस्म की ये किरणें हैं, 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की किसी चादर को क्या कर देंगी, पार कर जाएंगी, ठीक। और बीटा किरणों की बहुत कम होती है इसकी अपेक्षा में, लेकिन फिर भी काफ़ी है, 1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की शीट को ये क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ये है, अल्फा कणों की सबसे कम होती है, ये 0.1 मिलीमीटर का पार कर पाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, गामा किरणें सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, ये मतलब एक तरह का एक फिल्म पर एक पदार्थ को लेप करके बनाया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड को हम अगर कहीं पर किसी फिल्म पर लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो भी आपका एक फोटोग्राफिक प्लेट बन जाएगी। अब वो बहुत तरह का होता है, मतलब अलग अलग बेरियम्स, कुछ बेरियम से भी कुछ शायद कोई और कंपाउंड मिला करके तब बनाया जाता है। तो फोटोग्राफी की एक प्लेट होती है, उस पर प्रभाव मतलब वहाँ पे जा करके ये चमक उत्पन्न करती है। जब ये जाती हैं किरणें टकराती हैं तो वहाँ पे चमक उत्पन्न करती है। कौन ज़्यादा चमक उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा चमक ये आपका उत्पन्न करती है। उसके बाद में बीटा कण और फिर आपका क्या होता है, अल्फा कण। तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की बात जहाँ तक है तो सबसे ज़्यादा गामा किरणों को, ये आपका हो जाएगा गामा बीटा अल्फा, ठीक है। डिक्रीजिंग उधर से इधर से क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर भी देखो मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है, अगर अल्फा कणों को विद्युत क्षेत्र में डाला जाता है तो विद्युत क्षेत्र में जब डाला जाएगा तो ये आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ अल्फा कण चले जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपका बीटा कण चले जाते हैं, और कुछ कण जो हैं सीधे निकल जाते हैं, वो आपके गामा किरणें होती हैं। कण इनको नहीं कहेंगे, इनको किरण ही कहेंगे, ठीक है। हालांकि ये कणों का पुंज ही है, फोटान का पुंज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकाश के जैसा है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये सीधे निकल जाती हैं विद्युत क्षेत्र में। अल्फा कण नेगेटिव प्लेट की तरफ और बीटा कण पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और गामा किरण सीधे निकल जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये आवेश
रहित हैं, यानी गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। फिर अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में जब अल्फा कण जाते हैं तो ये आप वही वाला केस हो जाता है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कोई कण प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होती है ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आवेश की गति किस प्रकार हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जब ये अल्फा कण प्रवेश करता है उस चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या होता है, इसका पथ ना गोल गोल मतलब ये घूमने लगता है, मतलब पथ इसका वृत्ताकार हो जाता है। और ये भी चूंकि चार्ज है ये भी गोल गोल घूमने लगता है, हालांकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। और ये जो गामा किरणें होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इतने पॉइंट्स आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप समझिए पूरा का पूरा अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणों की तुलना वाला जो प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा आपका प्रिपेयर रहेगा। ठीक है।